तो जो भी एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वो यूरिया है। असल में हमने देखा कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स है वहाँ पर 3 तरह की रिएक्शनें होती हैं। एक डेअमाइनेशन रिएक्शन, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन और डिकार्बोक्सिलिक रिएक्शन हो जाती है। इन जो डिकार्बोक्सिलिक रिएक्शन होती है प्रोटीन्स का मेटाबॉलिक रिएक्शन में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। और जो डेअमाइनेशन रिएक्शन होती है ऑक्सीडेटिव या नॉन ऑक्सीडेटिव, उनमें हमें बाय प्रोडक्ट जो है अमोनिया निकलता है। और ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं न्यूली अमाइनो एसिड्स बनते हैं फ्रॉम कीटो एसिड्स। तो जो ये डेअमाइनेशन रिएक्शन में अमोनिया प्रोडक्ट हमें निकलता है, हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने देखा कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय प्रोडक्ट निकलता है और वो हार्मफुल होता है। उसके लिए कैटालेज एक एंजाइम है मखसूस जो उसे कन्वर्ट करता है हार्मलेस प्रोडक्ट, वो है वाटर में। तो ऐसे ही अमोनिया जो है ये टॉक्सिक है, हार्मफुल हमारे लिए है। तो इसे हार्मलेस बनाने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, यानी अमोनिया को कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, ताकि फिर यूरिया जो है ये हम अपनी बॉडी से आराम से एलिमिनेट कर सकें, क्योंकि यूरिया अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो एंड प्रोडक्ट जो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है वो यूरिया है। तो यूरिया अगर हम देखेंगे कहाँ बनता है, लिवर में, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम जीनोबायोटिक ऑर्गन भी कहते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स। जो वर्ड है यहाँ ये हमें टच करूंगी, जीनोबायोटिक्स जो ये वर्ड है, ये इसका मतलब है ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं या लेस हार्मफुल। इसमें मेडिसिन्स और ड्रग्स भी आते हैं। जैसे कि हम पेन किलर्स लेते हैं, वो उनका टारगेट है पेन को रिड्यूस करना, लेकिन उनका इफ़ेक्ट स्टोमक पे पड़ता है। यानी जो ड्रग्स होते हैं अगर वो कुछ एक्शन के लिए यूज़फुल है, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट बाकी ऑर्गन्स पे पड़ सकता है। तो लिवर वहाँ क्या करता है, वो उसको हार्मलेस बनाता है। ऐसे ड्रग्स को फिर हार्मलेस बनाता है और फिर एक्सक्रीट करवाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ड्रग नहीं रहता है, वो अपना काम करके फिर हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। वहाँ पर लिवर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बिल्कुल वैसे ही जो ये यूरिया है, क्योंकि अमोनिया है, टॉक्सिक है, तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में ही होती है। तो इसीलिए यूरिया जो है वो लिवर में ही बनता है। फिर ये जब यूरिया बनता है ये सेफ होता है, हार्मलेस। ये जो ऑर्गन्स जो जहाँ पर भी ये स्टोर्ड रहता है वहाँ पर ये हार्म क्रिएट नहीं करता, वहाँ सेल्स को डैमेज नहीं होते। फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनी थ्रू ब्लड, क्योंकि जो ही लिवर ने यूरिया बनाया वो इस यूरिया को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, और फिर ब्लड स्ट्रीम जो है ये किडनी में जाती है फॉर फिल्टरेशन। वहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है और यूरिया और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एलिमिनेट होते हैं हमारी बॉडी में। यूरिया का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ये दो अमाइनो मतलब यूरिया जो है ये कंपाउंड है, इसमें दो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं। यानी इसमें एक अमाइनो ग्रुप, जैसे आमतौर हम अमाइनो एसिड में देखते हैं एक अमाइनो ग्रुप है, इसमें दो अमाइनो ग्रुप्स है। जो एक अमाइनो ग्रुप अमोनिया से निकलता है, अमोनिया NH3 है, वो NH2 देता है यूरिया को। और दूसरा जो अमाइनो ग्रुप है वो एस्पार्टिक एसिड, जिसको हम एस्पार्टेट भी कहते हैं, जो एक अमाइनो एसिड है वो इसको प्रोवाइड करता है। और जो कार्बन एटम है, मतलब यूरिया स्ट्रक्चर में जो कार्बन कंपाउंड मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से उसको मिल जाता है, क्योंकि हमने देखा कि
ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड डिकार्बोक्सिलेज रिएक्शन, जो डिकार्बोक्सिलिक रिएक्शंस हुई है अमाइनो एसिड्स की, उनसे फिर रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ यूटिलाइज हो जाता है, ये यूरिया को कार्बन प्रोवाइड करता है। तो यूरिया साइकिल जो है 5 स्टेप्स में होते हैं, मगर 2 स्टेप्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, वहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 एंजाइम्स जो इस साइकिल के हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं, और रेस्ट साइटोसोल यानी जो साइटोप्लाज्म है, जो इसमें फ्लूइड लाइक जेली पोर्शन है एक्वस मीडियम साइटोप्लाज्म में, उसको साइटोसोल कहते हैं। तो रेस्ट बाकी 3 जो रिएक्शंस है साइटोसोल में हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉपरली क्या होता है। सबसे पहले जो रिएक्शन होती है हमें यहाँ पर वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, जो पहला स्टेप है। वहाँ पर क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाता है, इसमें क्या होता है, ये असल में कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें 2 जो कंपाउंड्स है वो आपस में जुड़ के कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा अमोनिया है। और ये किस प्रेजेंस में जो एंजाइम है, क्योंकि हमने कहा था NH4+, अमोनिया की फॉर्मूला क्या है? NH3, लेकिन अमोनिया हमारी बॉडी में अमोनियम आयन की शक्ल में होता है, और अमोनियम आयन को हम NH4+ कहते हैं। अमोनियम आयन इसको हम कहते हैं, ये उस अपीयरेंस में हमें आ जाता है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन कंडेंस होकर हमें क्या बनाता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। और यहाँ पर जो हमें एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, वहाँ के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और इसका काम क्या है? ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ कि इसी से पता चलता है, ये लिमिट करता है, कंट्रोल करता है यूरिया सिंथेसिस। जो ही ये एक्टिव होगा तभी अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होगा, यानी यूरिया साइकिल इनिशिएट होगा। ये वाली रिएक्शन है जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं, इसमें जिसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, ये इरिवर्सिबल है, यानी ये फिर वापस नहीं, यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी ये एक खसूसियत है कि एक बार कार्बोमाइल फॉस्फेट बना तो फिर ये वापस नहीं जाएगा, इसीलिए इसको रेट लिमिटिंग कहते हैं। रेट लिमिटिंग जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो प्रिवेंट करते हैं कि ये रिएक्शंस रिवर्सिबल हो जाए। इसमें जो अब बात है कि इसमें हमें एक और कंपाउंड की रिक्वायरमेंट लगती है, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम है, ये अकेले काम नहीं कर पाता, इसके लिए हमें एन एसिटाइल ग्लूटामेट चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में मैं यहाँ पर नैग लिख सकती हूँ। एन एसिटाइल ग्लूटामेट हमें चाहिए। जो ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट है, इसको मतलब ये कहाँ से हमें मिलता है, क्योंकि इसमें ग्लूटामेट, इसमें ग्लूटामिक एसिड है, यानी ग्लूटामिक एसिड पे जो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, वहाँ पर एसिटाइलेशन, मतलब इस ग्रुप पे एसिटाइलेशन होती है, एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है। तो इसके लिए कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज सेकेंड एंजाइम जो है, जो मतलब जिसका काम है इस एन एसिटाइल ग्लूटामेट को सिंथेसाइज करना, ये जब प्रेजेंट होता है, देखा गया है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एक्टिव हो जाता है इसकी प्रेजेंस में, और यहाँ पर
ये कंटिन्यू हो जाती है। और सिर्फ इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऐड कंज्यूम करती है ये स्टेप जो है जहाँ ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाना है, उसमें हमें नैग चाहिए और प्लस 2 एटीपी 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की कंज्यूम हो जाती है, यानी ये वो रिएक्शन है जिसको यहाँ से एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो उसके बाद जो ही ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है, तो क्योंकि मैंने कहा कि दूसरा एंजाइम जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलता है, जिसको हम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज कहते हैं। इस रिएक्शन में अल्टीमेटली हमें जो कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड हमें ज़रूरत होता है बनाने की, वो सिट्रुलिन है, ये वाला कंपाउंड है। ये भी अगर देखेंगे इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन ये भी है, जहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन ये भी है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम हमें चाहिए? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। होता क्या है, ऑर्निथिन जो है, जो एंड प्रोडक्ट है यूरिया का, क्योंकि ये जो यूरिया साइकिल है, इस साइकिल में होता है जो, क्योंकि बिल्कुल जैसे टीसीएस साइकिल में हम देखते थे एंड प्रोडक्ट हमें क्या निकलता था, ऑक्सैलो एसीटेट, फिर वो एस्टाइल कोए के साथ जुड़ जाता था, फिर ये करता था एंड प्रोडक्ट वहाँ ये था, ताकि ये कंटिन्यूस रहे टीसीएस साइकिल। बिल्कुल वैसे ही यूरिया साइकिल में भी एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑर्निथिन है। और ऑर्निथिन को क्या जरूरत पड़ती है कंडेंसेशन के लिए? ऑर्निथिन को कंडेंसेशन के लिए कार्बोमाइल फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। 2 यूनिट्स ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये आपस में जुड़ता है, ये 2 यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं और ये बनाते हैं स्ट्रेलिन। की प्रेजेंस में, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की प्रेजेंस में। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट और ये एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोलेज, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, फिर ये बाहर निकलते हैं साइटोसोल में, ताकि वहाँ पर ऑर्निथिन के साथ मिले, क्योंकि ये 2 रिएक्शंस हो रही हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में, वहाँ पर ये मिले और हमें अल्टीमेटली क्या बने, स्ट्रेलिन। तो इसमें क्या है, हम देखते हैं जो ऑर्निथिन और स्ट्रोलिन है, ये 2 कंपाउंड्स, ये असल में बेसिक अमाइनो एसिड्स है। लेकिन ये अमाइनो एसिड सिट्रुलिन और ये ऑर्निथिन, ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है, यानी इनमें बहुत पॉजिटिव चार्ज कंटेन है। लेकिन ये हमें स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स में नहीं मिलते। क्यों नहीं? वाई द रीज़न क्या है? क्योंकि इन अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन्स नहीं बनते, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में नहीं, हमारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या ह्यूमन बॉडीज़ में देखा है इस टाइप के जो प्रोटीन्स नहीं बनते, ये उनमें पार्टिसिपेशन नहीं करते, बल्कि ये एज अ फ्री बेसिक अमाइनो एसिड्स रहते हैं और इनका सिर्फ काम यूरिया साइकिल में है। जो ही हमें फिर ये यहाँ पर भी कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद स्ट्रेलिन जो है वो फर्दर रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या बनाना है, आर्जिनोसक्सिनेट, हमें कंपाउंड क्या बनता है, आर्जिनोसक्सिनेट। यहाँ पर जो एंजाइम है वो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज है। मगर इस रिएक्शन में याद रखिएगा हमें एएमपी की जरूरत पड़ती है, एएमपी की, जो हमें पता है एडेनिन मोनोफॉस्फेट, यानी वो एडेनिन जिसके साथ सिर्फ एक अमाइन फॉस्फेट जुड़ा है, प्लस पीपीआई यानी 2 फॉस्फेट, क्योंकि 3 एटीपी के कितने होते हैं, 3 फॉस्फेट्स। ये एटीपी का यूटिलाइज, हम कहेंगे कि यहाँ पर तीसरा एटीपी यूटिलाइज कंज्यूम हो रहा है, एएमपी प्लस पीपीआई। एक एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल रिक्वायर हो रही है। अब यहाँ पर जो ये पीपीआई है,
जब ये ब्रेक हुआ, हमें पता है जब एटीपी ब्रेक होता है तब हिडन एनर्जी जो इसमें है वो रिलीज हो जाती है, यूटिलाइज होती है। तो एएमपी से जब ये ब्रेक हुआ एनर्जी मिली, फिर यहाँ पर है ना दो फॉस्फेट ऑर्गेनिक, जब ये फर्दर ब्रेक हुआ तो फिर दूसरी एनर्जी मिली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एएमपी जो है ये प्लस पीपीआई है, ये इक्वलेंट टू 2 एटीपीज होता है। तो हम कहते हैं कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी इन यूरिया साइकिल वो 4 है। दो सबसे पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट में 2 हुए, और हम यहाँ ले सकते हैं एमपी का जो है ये इक्वलेंट टू 2 लेते हैं, तो टोटल 4, वरना ऐसे हम बोलेंगे 3 है। लेकिन क्योंकि ये फर्दर जब ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो इक्वल होता है टू 1 एटीपी, तो हम कहते हैं टोटल 4, इस वजह से 4 एटीपीज यूटिलाइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये ऑर्गेनोसक्सिनेट जब बनता है तो इसकी अब डिग्रेडेशन हम कहेंगे ब्रेकिंग होती है। ये ऑर्गेनोसक्सिनेट, ये दो कंपाउंड्स हमें रिलीज, दो प्रोडक्ट्स देते हैं। सबस्ट्रेट इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो ऑर्गेनोसक्सिनेट है, एंजाइम ऑर्गेनोसक्सिनेज है जो काटेगा, जिसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर ये अर्जिनिन एक अमाइनो एसिड देता है हमें, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमने पढ़े हैं उसमें ये अर्जिनिन है। और फ्यूमेरेट मिलता है। जो फ्यूमेरेट है ये हम टीसीए साइकिल में देखते हैं, वहाँ पर है, इसीलिए यूरिया साइकिल टीसीए साइकिल का लिटिल बिट कनेक्शन है, फ्यूमेरेट की लिंक है। फ्यूमेरेट टीसीए साइकिल में चला जाता है, वहाँ पर क्या बनता है, फ्यूमेरेट मैलेट में बन जाता है, वो हमने देखा। फिर मैलेट से कैसे ऑक्सलो एसीटेट बन जाता है वो हमने टीसीए साइकिल में देखा। फिर जब अर्जिनिन हमें मिलता है, अल्टीमेटली अमाइनो एसिड है, उसको वहाँ पर क्या होता है, अर्जिनेज एंजाइम आता है और इसमें से हमें यूरिया कंपाउंड बाहर निकल जाता है, और अर्थिन और ऑर्निथिन जो रह जाता है, मतलब अर्जिनिन जो है वो दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर जो अर्जिनिन है सबस्ट्रेट है, और अर्जिनेज जो है वो एंजाइम का काम करता है। और प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, एक प्रोडक्ट हमें यूरिया मिलता है और दूसरा प्रोडक्ट हमें ऑर्निथिन मिलता है। यहाँ पर जो यूरिया है वो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किडनी, जहाँ पर इनका मतलब रिमूवल होगा, और ऑर्निथिन जो है ये वापस जुड़ जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ। यहाँ जो हमने देखा कि जो हम देखते हैं रिएक्शंस ओवरऑल स्टेप्स फर्दर, यहाँ आप देखो, यहाँ पर जो यूरिया जब निकलता है विद यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक यूटिलाइज हो जाता है। अब हम स्टेप्स देखेंगे ताकि आपको समझ आए फिर से। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज करने के लिए, जिसको हम CPS1 सिंपल कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में है। इसका काम है अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना कार्बोमाइल फॉस्फेट, जो हमने देखा। यहाँ पर 2 ATP कंज्यूम होते हैं, इरिवर्सेबल है, ये याद रखने हैं आपको। और ये N-एसिटाइल ग्लूटामेट इसको रिक्वायर होता है, और ये N-एसिटाइल ग्लूटामेट जो है इसके लिए हमें CPS सेकेंड की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो CPS सेकेंड है ये साइटोसॉल में होता है सेल के, यानी N-एसिटाइल ग्लूटामेट साइटोसॉल में बनता है। और CPS सेकेंड जो है पायरिमिडीन सिंथेसिस में भी पार्ट करता है। और यहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ग्लूटामीन, क्योंकि हमने देखा कुछ अमोनिया अगर हमारी बॉडी में रहता है, अगर वो साइमल्टेनियसली मतलब यूरिया साइकिल में नहीं गया, मतलब कि अमोनिया जब रिलीज होता है तो वो यूरिया साइकिल में जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस में ये डायरेक्टली यूरिया साइकिल में नहीं जाता है, ये रहता है वहाँ पर। तो फिर ये ग्लूटामीन में मतलब बॉन्ड हो जाता है,
और ग्लूटामीन को ये अटैच हो जाता है। फिर जब हमें अमोनिया साइकिल यूरिया साइकिल में अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है, तब ग्लूटामीन जो है वो ब्रेक हो जाता है और रिलीज़ करता है अमोनिया, और वो यूरिया साइकिल यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था ग्लूटामीन जो है स्टोरेज करता है किसका, अमोनिया का स्टोरेज। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है 2 एटीपी इसमें कंज्यूम होते हैं, ये इरिवर्सिबल है। इसमें CPS कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कंडेंस करता है, कंडेंसेशन है, दो कंपाउंड जुड़ जाते हैं, अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट। अब फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रुलिन, जब कार्बोमाइल फॉस्फेट ये बनता है तो ऑर्निथीन जो एंड प्रोडक्ट है यूरिया साइकिल का, वो जुड़ जाता है ताकि यूरिया साइकिल इनिशिएट हो जाए, और यहाँ पर हमें स्ट्रुलिन ये बनाते हैं। इसमें जो एंजाइम है ये याद रखिएगा, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज है। और ऑर्निथिन जब इस्तेमाल होता है स्ट्रुलिन से के साथ स्ट्रुलिन बनता है। अल्टीमेटली जो यूरिया साइकिल है, जब अर्जिनिन बनता है तब ये वापस ब्रेक हो जाता है, और ये हमें क्या देता है, यूरिया और प्लस ऑर्निथिन वापस, यानी ये यूज होता है लेकिन ये रिजेनरेट होता है वापस, ताकि यूरिया साइकिल कंटिन्यू हो जाए। सिट्रुलिन जब साइटोसोल में पहुंच जाता है, वहीं पर इसकी रिएक्शन हो जाती है। असल में जो दूसरा एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ऑर्निथिन के साथ जुड़कर साइटोसोल में ये सिट्रुलिन ले जाते हैं और सिट्रुलिन प्रोडक्ट बनता है। जब अर्जिनोसैक्सिनेट सिंथेज आता है कि सिट्रुलिन को कंडेंसेशन यहाँ पर होती है, फिर जो दूसरा स्टेप है यहाँ पर भी कंडेंसेशन हो जाती है। मतलब कंडेंसेशन किसकी होती है, सिट्रुलिन की हो जाती है और अस्पार्टेट की, ताकि अर्जिनो सक्सनेट जो अस्पार्टिक एसिड है वो भी एक अमाइनो एसिड है, इसलिए इसको अमाइनो एसिड या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कहते हैं यूरिया साइकिल को। अर्जिनो सक्सनेट फिर बन जाता है, यहाँ पर यूरिया को जो दूसरा अमाइनो ग्रुप है वो ऐड हो जाता है, ये भी ATP रिक्वायर हो जाता है, AMP। मैंने कहा कि AMP और प्लस PPI, इसको हम इक्वलेंट टू 2 ATPs देते हैं। तो पहले स्टेप पे 2, यहाँ इस अर्जिनोसैक्सिनेट के स्टेप पे 2 ATPs, तो ओवरऑल 4 ATPs हो जाता है। तब फिर क्लीवेज, फिर उसके बाद अर्जिनोसैक्सिनेट दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, अर्जिनिन और फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट TCA साइकिल में चला जाता है और अर्जिनिन पे वापस फर्दर मतलब इन प्रेजेंस ऑफ जो एंजाइम है अर्जिनेज, ये टूट जाता है ऑर्निथिन और यूरिया में। और फ्यूमेरेट की जो बात है, एक तो ये TCA साइकिल में जाता है, अगर वहाँ नहीं जाएगा तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी फ्यूमेरेट जो है ये अपने आप को मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वैसे ही फ्यूमेरेट क्लीव होकर पायरुवेट, फिर पायरुवेट से बैक ग्लूकोज, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन ग्लूकोज कंपाउंड्स। फ्यूमेरेट अमाइनो एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड, तो इससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो ये जो 5 स्टेप्स हमने देखे, इस में जो लास्ट स्टेप है जहाँ यूरिया बनता है, अर्जिनेज एंजाइम जो है ये क्लीविंग एंजाइम है, इससे जो कोबाल्ट और मैंगनीज, ये दो कैटालिटिक ये मिनरल्स है, ये अर्जिनेज को हेल्प करते हैं कैटालिटिक फंक्शन करने में, इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ये कंट्रोल करते हैं इस रिएक्शन को। तो यूरिया साइकिल क्या हम देखते हैं, अल्टीमेटली ये इरिवर्सिबल है, यानी ये वापस नहीं जाता है, और जो इसमें ऑर्निथीन है वो वापस रिजेनरेट हो जाता है, और 4 ATP मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं। 2 UTP जब हमें कार्बोमाइल फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है, एक ATP जो है वो AMP प्लस PPI में जो बराबर होता है 2 ATPs के, तो टोटल हम कह सकते हैं 4 ATP मॉलिक्यूल्स। अब जो यूरिया साइकिल है
इसको कौन रेगुलेट करते हैं? जो पहला एंजाइम है फर्स्ट, उसको रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि वही ये रेगुलेट करता है। क्योंकि ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट है, इसके लिए हमें एन एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत है। और एन एसिटाइल ग्लूटामेट कैसे सिंथेसाइज होता है? ग्लूटामेट और एसिटाइल कोए। मैंने कहा कि ग्लूटामेट पे एसिटाइल जो एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, वो एसिटाइल ग्रुप कौन ऐड करता है? एसिटाइल कोए। बिल्कुल वैसे ही टीसीए साइकिल में, वहाँ आप याद करो, वहाँ पर भी एडिशन ऑफ एसिटाइल कोए होती थी ऑक्सलो एसीटेट के साथ। तो इस एन एसिटाइल ग्लूटामेट को अगर डिग्रेड हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ एंजाइम हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जो है वो एन एसिटाइल ग्लूटामेट को ब्रेक करते हैं, वो वापस वहाँ से क्या बनता है? ग्लूटामेट। अगर देखेंगे एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनने वाली जो रिएक्शन है, ये भी कंडेंसेशन है, इसमें ग्लूटामेट प्लस एसिटाइल कोए कंडेंस हो जाते हैं। तो हमने देखा कि अगर अर्जिनिन की हाई कंसंट्रेशन होती है तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। जब एन एसिटाइल ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो प्रोसीड करता है यूरिया साइकिल। उसकी जो भी कंजप्शन, जब भी हम प्रोटीन रिच मील लेते हैं तो देखा गया है कि हमारे लिवर में जो नैग है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट है, इसकी लेवल इंक्रीज होती है। इसकी वजह से यूरिया सिंथेसिस हो जाता है। और कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है। ये जो एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, याद करो जब हम डेअमाइनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जो ऑक्सीडेटिव डेअमाइनेशन रिएक्शन, उसमें ये अहम रोल प्ले करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो ये दोनों एंजाइम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि जब ही अमोनिया बनेगा तभी यूरिया सिंथेसिस होगी। तो इन दो एंजाइम्स सीपीएस फर्स्ट और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है ताकि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड साइमल्टेनियसली यूटिलाइजेशन ऑफ अमोनिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिया हम कह सकते हैं। यूरिया जब प्रोड्यूस होता है लिवर में, जब यूरिया साइकिल होता है तो हमें पता है ऑर्निथिन रिजेनरेट होकर यूटिलाइज होगा यूरिया साइकिल में। लेकिन यूरिया का क्या होता है? ये सीधे डिफ्यूज होता है फ्रीली, मतलब इसमें कोई ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने देखा कुछ हार्मोन्स के लिए हमें एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, या सोडियम पोटेशियम पंप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ्रीली डिफ्यूज होता है और ये ब्लड में एंटर हो जाता है। फिर ब्लड से, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो यूरिया का है किडनी है, तो ब्लड से ये किडनी तक पहुंच जाता है और हमारी बॉडी से ये एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हाँ, इंटेस्टाइन्स में एक किस्म के बैक्टीरियाज हैं जिनको हम कहते हैं गट बैक्टीरियाज। उनमें क्या एबिलिटी होती है, वो यूरेज एंजाइम रिलीज कर पाते हैं, वो बनाते हैं, ये रिलीज करते हैं। अगर हमारी बॉडी में यूरिया होगा तो ये यूरिया को इंटेस्टाइन्स में वापस यूरेज एक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनता है। लेकिन ये स्मॉल स्केल, नॉर्मल पीपल में ये स्मॉल स्केल पे होता है। लेकिन जिनको किडनी फेलियर होता है उनको अगर ये स्मॉल स्केल पे भी होगा तो उनके लिए फैटल है, क्योंकि उनकी जो ब्लड लेवल है यूरिया की वो इंक्रीज होती है। क्योंकि नॉर्मल लेवल प्लाज्मा लेवल जो यूरिया की है वो 10 to 20 mg/dl है, उससे एबो हो जाती है तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको यूरीमिया जिसको कहते हैं, यानी इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो अब अगर हम देखेंगे कि डायलिसिस से तो अब होता है, उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उनको हम नियोमाइसिन टेबलेट देते हैं ताकि ये गट का जो ये बैक्टीरिया है ये डाई हो जाए। तो हमने देखा कैसे
जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैसे अमाइनो एसिड जब ब्रेक हो जाते हैं वो कैसे अल्टीमेटली उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया कैसे हार्मलेस प्रोडक्ट यूरिया में तब्दील होता है और हमारी बॉडी से निकलता है। अब जो हमने कुछ प्रोडक्ट्स यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल के हम देखते हैं कुछ मिलते हैं, जैसे फ्यूमेरेट है, यूरिया साइकिल में हमने देखा ये प्रोड्यूस होता है जब ऑर्गेनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है अर्जिनिन में, तब फ्यूमेरेट जो है हम देखेंगे इसका लिंक टीसीए साइकिल में भी है। फ्यूमेरेट वहाँ पर मैलेट में कन्वर्ट होता है और मैलेट से ऑक्जेलो एसिटेट टीसीए साइकिल में, और हम देखते हैं कि टीसीए साइकिल जो है वहाँ पर 12 एटीपी मॉलिक्यूल्स डिराइव होते हैं और यूरिया साइकिल में 4 एटीपी कंज्यूम होते हैं, यानी इनकी इंटरलिंक्ड है। जो 12 में से जो 4 होंगे वो कंज्यूम होते हैं इन जो 12 एटीपी टीसीए साइकिल में यूटिलाइज होते हैं, वो ये सॉरी प्रोड्यूस होते हैं, वो यूरिया साइकिल में यूटिलाइज या कंज्यूम होते हैं। और जो ऑक्जेलो एसिटेट है, अब टीसीए साइकिल हमने देखा फ्यूमेरेट का फेट विद टीसीए साइकिल है, लेकिन टीसीए साइकिल में हम देखते हैं जो ऑक्जेलो एसिटेट है अगर उसकी ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन होती है तो हमें अस्पार्टेट मिलता है, क्योंकि हमने देखा जब स्ट्रेलिन ये और एस्पेटेट आपस में कंडेंस होते हैं वो बनाते हैं आर्जिनोसक्सिनेट। तो जो टीसीए साइकिल का ऑक्सिलो एसिटिक है, एसिटिक एसिड है, उसकी जब ट्रांसअमाइनेशन होती है वो एस्पार्टेट बनता है, और वो एस्पार्टेट हमें मिलता है स्ट्रोलिन के साथ कंडेंस होता है इन प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेस और बनाता है क्या प्रोडक्ट आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑक्सिलो एसिटेट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट है टीसीए साइकिल में, क्योंकि ये वहाँ पर ज्वाइन होता है एस्टाइल कोए टू फॉर्म स्ट्रेट। और इसके अलावा अगर वहाँ वो फेट इसका नहीं होगा तो फॉर एग्जांपल कि ऑक्सिलो एसिटेट अगर फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, मतलब हमें ज़रूरत नहीं होगी, एनर्जी मिली होगी, तो ऑक्सिलो एसिटेट क्या सर्व करता है, वो सिंथेसिस करता है वहाँ पर ग्लूकोज। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ पर एंटर कर सकता, जो एस्पार्टेट जो एंटर होता है वो उसके अलावा यूरिया साइकिल में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। दिस इज द लिंक बिटवीन टीसीए साइकिल एंड यूरिया साइकिल। और हमने देखा एसिटिक एसिड में हमें क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ये एंड प्रोडक्ट मिलता है। वाइल एज इसमें यूरिया साइकिल में यूरिया भी मिलता है, साथ में यूरिया एंड प्रोडक्ट मिलता है जो फिर रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। लगभग